ये कहानी हमें एक लेडीज़ वकील ने सेंड की है। उनका कहना है ये मेरी आप बीती कहानी है और ये कहानी उन औरतों के लिए जो विधवा होती हैं और उनके पास बच्चे होते हैं और उन्हें बाद में किसी और आदमी से प्यार होता है। उस सिचुएशन में उस बच्चे का क्या भविष्य होता है। क्या एक विधवा औरत जिसके पास बच्चे हों उसे दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग मेरी कहानी ज़रूर सुने। क्या पता मेरी आप बीती कहानी से आप लोगों की ज़िंदगी सुरक्षित हो जाए। मेरी दुख भरी आप बीती कुछ इस तरह है और ये कहानी वकील साहिबा के पति की तरफ से लिखी गई है। वीरेंद्र साहब के बंगले के बाहर मैं पकोड़े बेचता था। एक दिन उनकी मैडम मुझसे पकोड़े खरीदने के लिए आई और मेरे पास अपना एक बैग रख के चली गई। बोली ये अमानत है मेरी, मैं जल्द आकर आपसे ले लूँगी। कई साल बीत गए मगर वह अपनी अमानत लेने वापस नहीं आई और मैं रेहड़ी से बड़े बड़े होटलों का मालिक बन गया। एक दिन अचानक मेरी नज़र वीरेंद्र साहब की मैडम पर पड़ी जो फटे पुराने कपड़ों में सड़क किनारे बैठी थी। मैं भागता हुआ गया और उनकी अमानत लौटाया तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा पड़ी। बोली उसे एक बार खोल कर तो देखो। मैंने कांपते हाथों से जो ही खोला तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं एक मामूली सा पकोड़े बेचने वाला इंसान था। वीरेंद्र साहब के बगले के पास एक छोटी सी रेहड़ी लगाता था। सुबह से शाम तक यही मेरा कारोबार था, यही मेरा एकमात्र रोजी रोटी था। मैं अपना ठेला वहीं लगाता था। सड़क पर चलते लोग, दफ्तर से आते जाते बच्चे औरतें सब मेरे ग्राहक थे। लेकिन मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। मैं जिस दिन से होश संभाला था तंगी और गरीबी को अपना मुकद्दर बना लिया था। मेरी माँ बीमार रहती थी, उनकी दवाइयों के लिए अक्सर मेरे पास पैसे नहीं होते थे। हर दिन मेरी यही कोशिश होती थी मैं ज़्यादा से ज़्यादा पकोड़े बेचूं ताकि घर के खर्चों के साथ साथ माँ के इलाज के लिए भी दवाई खरीद सकूं। मेरी माँ एक बहुत नरम दिल इंसान थी। वह हमेशा कहती बेटा भगवान तुम्हारी मेहनत का सिला देगा, ईमानदारी से जियो और किसी का हक मत खाओ। दिन भर की मेहनत के बाद जब मैं शाम को कुछ कमाई लेकर घर लौटता तो सबसे पहले माँ के लिए दवा खरीदता। अगर कुछ पैसा बच जाता तो रास्ते में से एक आधा सेब या केला खरीद कर ले जाता। माँ के लिए कुछ ले ही जाता तो वो मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रखती और मुझे ढेरों आशीर्वाद देती। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, भगवान तेरी किस्मत में खुशियाँ लिख दे, तुम्हें इज्जत दे, यही प्रार्थना मेरी सबसे बड़ी कमाई थी। एक दिन जब मेरी किस्मत बदली, जब मुझे याद है वह एक आम सा दिन था। मैं ताज़ा पकोड़े तल रहा था, गरम गरम खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। कुछ लोग रुककर मेरे पकोड़े खरीद रहे थे, कुछ लोग आगे निकल रहे थे, मगर मेरा ध्यान ज़्यादातर तेल में उबलते हुए पकोड़े पर था। अचानक एक कीमती गाड़ी मेरे पास आकर खड़ी हुई। मैंने चौंक कर देखा, ये वही गाड़ी थी जो अक्सर वीरेंद्र साहब के घर के बाहर खड़ी नजर आती थी। दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर निकली। नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे और मास्क लगाया हुआ था, बस आंखें नज़र आ रही थी। वह अपने आंखों के अंदर कोई तूफान छुपा रखी थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आई। मैंने जल्दी हाथ साफ किया और उनकी तरफ ध्यान दिया। उन्होंने नरमी से कहा बेटा कुछ पकौड़े दे दो। मैंने जल्दी से अखबार में पकौड़े लपेटा और उनके हाथ में दे दिए। वह चुप से खड़ी रहीं जैसे कुछ कहना चाहती हों मगर कह ना पा रही थी। फिर अचानक उन्होंने एक छोटा सा ब्राउन चमड़े का बैग मेरे ठेले पर रखा और धीरे शब्दों में बोली ये मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे मेरी अमानत समझकर रख लो, मैं जल्दी आकर ले लूँगी। मैं हैरान था। दीदी ये सामान तो बहुत कीमती लग रहा है, मैं अपने पास कैसे? उन्होंने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। बस रख लो, मैं बहुत जल्द वापस लेकर जाऊंगी। उनके शब्दों से पता चल रहा था कि वो बहुत बेबस हैं, जैसे कोई मजबूर इंसान आखिरी सहारे की तलाश में हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बैग उठाया और अपने रेडी के एक कोने में रख दिया। वह जल्दी से पलटी, गाड़ी में बैठी और चली गई। वह दिन बीत गया, फिर एक दिन, फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना, वो वापस नहीं आई। अब मैं रोज़ उनके बैग को देखता, सोचता कि शायद वह भूल गई या फिर बिजी हो गई होंगी। वक्त बीतता जा रहा था मगर बैग मालिक वापस नहीं आई। माँ ने एक दिन बैग के बारे में पूछा, बेटा ये कैसा बैग है? मैंने माँ को सारी बात बता दी। वह सुनकर चुप हो गई। बोली बेटा यह अमानत है और किसी की अमानत में अपनी नीयत को ख़राब नहीं करनी चाहिए। जो भी हो उसे खोलना नहीं है। मैंने हाँ में सिर हिलाया कि मम्मी मैं कभी नहीं खोलूँगा, लेकिन दिल में कई सवाल उठते रहे। ये बैग इतना कीमती था, वह औरत वापस क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें दौलत भरी हो या कहीं उसमें कोई राज छुपा हो। लेकिन मैंने माँ की नसीहतों पर अपना ध्यान रखा और कभी उस बैग को खोलने की हिम्मत नहीं की। गरीबी और लाचारी, मेरी ज़िंदगी अपनी रफ्तार में चल रही थी। रोज़ाना पकोड़े बेचता, जो कमाई होती उसमें से माँ की दवाई खरीदता
उनके लिए कुछ फल लाता और जो बचता घर के खर्चों में लगा देता। कई बार ऐसा होता कि माँ की दवा के पैसे भी ना होते थे, तो मैं खुद को भूखा रखकर उनके लिए दवा लेकर जाता। मेरी माँ मुझे ढेरों आशीर्वाद देती। उनकी प्रार्थनाओं में मैं दिन दुगनी रात चौगनी करने लगा। लोग मेरी ईमानदारी की कस्में खाने लगे। मैंने रेडी से एक छोटा सा होटल खोल लिया। मैं दिन रात मेहनत करता। मेरी माँ की प्रार्थनाएं मेरी कामयाबी की सीढ़ियाँ बन गई। लेकिन वो बैग अभी भी मेरे पास था। हर रात जब मैं होटल के तिजोरी में उस बैग को देखता, दिल में अजीब सी बेचैनी हो जाती। ये बैग मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था, मगर मैं नहीं जानता था ये मेरा किस्मत लिखने वाला है। एक दिन जब मैं होटल से घर लौटा तो मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। दिन रात मैं अपनी माँ को याद करता। मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं शादी करूँ। एक दिन होटल में बैठा था जब एक लड़की ने मेरे होटल में एंट्री की थी। वह शायद काफ़ी पैसे वाली लग रही थी। उसने जब वेटर से खाना ऑर्डर किया तो उस वेटर से थोड़ी सी गलती हो गई थी। बस वेटर से खाना परोसते समय उसके ऊपर सब्जियां गिर गई थी, जिसकी वजह से उस वेटर पर चिल्ला पड़ी थी। शोर मचाने लगी, इस होटल का मालिक कौन है? मुझे उससे मिलना है। कैसे लोगों को काम पर रखा हुआ है? तभी मैं अपने केबिन से दौड़ता हुआ उस मैडम की तरफ गया। फिर मैंने उस लड़की से माफ़ी मांगी। आइंदा आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अगर आपका कुछ नुकसान हुआ है तो मैं उसका भुगतान करूंगा। जिस बैग पर इसने सब्जियां गिराई है उस बैग में मेरा 40,000 के लैपटॉप हैं। मुझे ऐसा पॉइंट चाहिए जहां इस लैपटॉप को मैं चेक कर सकूं ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं। आपके नुकसान के लिए मैं सॉरी बोलता हूं और आप चलिए मेरे केबिन में, आप वहां पर अपना लैपटॉप चेक कर लीजिए। उस लड़की का नाम रूपल था और वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके एक ही नज़र में मैं अपना दिल खो बैठा था। फिर वह लड़की मेरे केबिन में आकर बैठ गई और लैपटॉप को चलाने लगी। उसका लैपटॉप तो बिल्कुल ठीक था और सही से काम कर रहा था और वह अपना लैपटॉप चेक करते हुए मुझे कई बार देख चुकी थी और मैं भी उस लड़की के हरकत पर नज़र रख रहा था। शायद उस लड़की को भी मैं पसंद आ गया था। उसने जाते हुए मुझे सॉरी कहा और अपना मोबाइल नंबर दिया और फिर इसी तरह वह रोज़ मेरे होटल में आने लगी और एक दिन उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। कुछ ही महीनों में हम दोनों ने शादी भी कर ली। उस लड़की ने मुझे अपना जीवन साथी बना लिया। मैंने उस लड़की से उसके माँ बाप के बारे में पूछा। उस लड़की ने कहा, मैं अपनी माँ को तो बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन 5 साल पहले उन्होंने एक आदमी से शादी कर ली है और मेरे बाप की जगह उस आदमी को दे दिया है, जो आदमी मुझे कतई पसंद नहीं। मेरे पास मेरे बाप दादा की बहुत ज़मीन है और मेरे माँ के नाम भी कुछ ज़मीन थी, जो मेरी माँ ने उस आदमी के प्यार में उसके नाम कर दिया है। जब मैं 10 साल की थी मेरे पापा की एक हादसे में मौत हो गई थी। मेरे पापा को किसी ने गोली मार दिया था। वह इंस्पेक्टर थे। उनकी क्रिमिनल से दुश्मनी थी और जब मैं 14 साल की हुई तो मेरी माँ ने उस आदमी से शादी कर ली। उस आदमी ने पहले भी 2 शादियाँ की हुई थी। वह औरतें भी पहले से ही विधवा थी। ऐसे ही विधवा औरतों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और फिर शादी करता है और उनके दौलत पर अय्यासियाँ करता है, जिसकी वजह से ना तो मेरी माँ अब अच्छी लगती हैं ना वह आदमी। और इसी वजह से मैंने अपनी माँ पर भी केस किया हुआ है और मैं अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उन लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। मैं भी एक वकील हूँ। मैं अपनी पत्नी की कहानी सुनकर रो पड़ा था। रूपल बहुत ही अच्छी लड़की थी। वह अपने नाम की तरह खूबसूरत थी। वह मुझे बहुत ज़्यादा चाहती थी और मैंने उसको भी उस बैग के बारे में बता दिया था। मेरी पत्नी रूपल का भी यही कहना था जो मेरी माँ कहा करती थी, वो बैग किसी की अमानत है, हमें उसमें अपनी नीयत ख़राब नहीं करनी चाहिए। मुझे अपनी माँ और पत्नी से बहुत प्यार था। मेरी माँ तो इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं खोना चाहता था। रूपल ने मुझे हंसना सिखाया। वह मुझे हर कदम पर हौसला देती। इस तरह मैं कई होटलों का मालिक बन गया, जिसे मैं अकेला संभालता था। एक दिन इसी तरह मैं अपने काम से वापस आ रहा था। बरसों बाद अचानक मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी। ज़िंदगी के अजीब रंग होते हैं। हर बार हमें उसी मोड़ पर ले आती है जहाँ बीते हुए कल एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बरसों बाद एक दिन जब मैं अपने एक होटल के काम के बाद शहर जा रहा था तो मेरी नज़र अचानक किसी ऐसे चेहरे पर पड़ेगी जिसे मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊँगा। एक आम सा दिन था, मगर किस्मत ने उसे मामूली इंसान बना दिया था। मैं शहर के बीचों बीच अपनी गाड़ी में बैठा था। सिग्नल पर रुका हुआ था। सड़कों पर गाड़ियों का शोर, दुकानदारों की आवाज़ें, हर तरफ आवाज़ गूंज रही थी।
मैं आज खुश था, ज़िंदगी ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था और रूपल मेरी ज़िंदगी में थी। मैंने मेहनत से इज़्ज़त कमाई और आज शहर के बड़े होटलों में से एक होटल मेरा भी था, मगर मुझे क्या मालूम था, ये दिन मेरे अंदर के सुकून को हमेशा के लिए बिखेरने वाला है। वह पल जब सब कुछ रुक गया, गाड़ी में बैठे-बैठे मैं आस-पास का खबर ले रहा था कि अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे बैठी एक औरत पर जाकर रुक गई। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर सख्ती से जम गए। फटे पुराने कपड़े, धूल से भरे बाल, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, वही आंखें जिन्हें मैं बरसों पहले अपने रेडी के पास खड़ा देखा था। ये वीरेंद्र साहब की मैडम थी। मैं सांस लेना ही भूल गया। ये वही औरत थी जो कभी महंगे कपड़ों और कीमती जेवर और खुशबू में नहाई रहती थी, जिसके माथे पर कभी परेशानी की एक बूंद नहीं आती थी। आज वही औरत नंगे पैर मैली चादर में लिपटकर सड़कों पर बैठी थी। उसकी नज़रों बेमकसद आते जाते लोगों पर पड़ रही थी, जैसे वो खुद को पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैं उसे देखकर सुन्न हो गया था, जैसे मेरी आंखों के सामने कोई भयानक सपना चल रहा हो। ये कैसे मुमकिन है? ये औरत यहाँ इस हाल में क्यों बैठी थी? वीरेंद्र साहब ने उसके साथ क्या किया था? वह सच में जिंदा थी या फिर एक सांस लेती लाश थी? मेरी आंखों के सामने वह पल घूम गया जब सालों पहले उसने वह ब्राउन बैग मेरे हवाले किया था और कहा था, ये बहुत कीमती है, उसे संभाल कर रखना। मैं जल्दी वापस आऊँगी, मगर वह कभी वापस ना आई। और आज जब वो वापस मिली तो ऐसी हालत में थी। मुझे एक ऐसी चीख सुनाई दी, मेरे कानों में कुछ आवाज़ गूंजने लगी। आसपास के लोगों की बातें नहीं थी, उस औरत की चीख थी। तुम वही आदमी हो जो वीरेंद्र साहब के बंगले के बाहर पकोड़े तलते थे? मैंने कहा, हाँ माँ, मैं वही आदमी हूँ। आपका बैग अब तक मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित पड़ा हुआ है। वह अपने हाथों से मेरे सर को छूने लगी, भगवान से ढेरों प्रार्थनाएं करने लगी। हे भगवान, अब उस वीरेंद्र को कोई नहीं बचा सकता। बेटा, तुम उस बैग को लाकर मुझे दोगे? मैंने कहा, माँ, पहले आप मेरे घर चलिए। बल्कि घर नहीं, पहले आप अस्पताल चलिए। पहले आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आपका बैग कहीं नहीं गया, मेरे पास वैसे का वैसे ही पड़ा है। मैंने आज तक उस बैग को खोल कर भी नहीं देखा। वह मुझे अपने सीने से लगाकर रोने लगी कि तुम इंसान नहीं, भगवान हो। उस राक्षस वीरेंद्र का अंत हो चुका है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। मैं उसको लेकर सीधा अस्पताल गया, जहां डॉक्टर ने उनका इलाज करना शुरू किया। मुझे मेरी पत्नी रूपल का फ़ोन आया। वह बहुत परेशान थी, कहने लगी, कार्तिक, तुम कहाँ हो? कम से कम एक फ़ोन भी तो कर सकते थे। मैं अपनी पत्नी रूपल को समझाने लगा, कोई बात नहीं, थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मैं लेट हो गया हूँ। रूपल ने कहा, अपना लोकेशन सेंड करो, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि आपने एक कॉल भी नहीं की? मैं रूपल को तसल्ली देने लगा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम घर में आराम करो, मैं आ जाऊंगा। अपने आप को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन रूपल गुस्सा होने लगी। उसने कहा, तुम अभी के अभी अपना लोकेशन सेंड करो, मैं भी आपके पास आना चाहती हूँ। आखिरकार मुझे रूपल को अपना लोकेशन सेंड करना पड़ा। जब रूपल हॉस्पिटल में पहुँची तो वो बहुत घबरा रही थी। रूपल को लगा कि मुझे कुछ हो गया है। वो मुझे घंटों पकड़कर रोने लगी। मैंने उसे कहा, रूपल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैंने आंटी को बताया, जो कि उनकी कहानी मैंने रूपल को पहले ही सुना चुका था। वह आंटी को देखकर परेशान हो गई। रूपल से रहा नहीं गया। रूपल तो पहले ही वकील थी, अनगिनत क्राइम केसों को वह जीत चुकी थी। उसे रहा नहीं गया, उसने आंटी की कहानी सुनने की जिद की और आंटी से पूछने लगी, आंटी, आप बताओ, आप तो बहुत अमीर आदमी की पत्नी थी, फिर आप इस हालत में कैसे पहुंची? जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो मेरे और रूपल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उस बैग में ये सब कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि बेटा, उस बैग को खोल कर तो देख लेते। उसमें खून से भरा हुआ एक कपड़ा था, उसमें ज़मीनों के दस्तावेज थे और वह सबूत हैं जो वीरेंद्र को फांसी तक ले जा सकता है। आज से 25 साल पहले वीरेंद्र के साथ शादी की थी, पर मैं एक विधवा औरत थी। मैं एक अमीर परिवार से संबंध रखती थी। मेरे माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी और मैं अपने पहले पति के साथ बड़ी खुशी खुशी ज़िंदगी बिता रही थी। वह एक ईमानदार और शरीफ इंसान था जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, मगर किस्मत को कुछ और ही स्वीकार था। मेरे पति की एक हादसे में मृत्यु हो गई और मैं अकेली रह गई अपने नन्हे बेटे के साथ, जिसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती थी। मेरे पति ने अपनी सारी दौलत और जायदाद अपने बेटे के नाम की थी और मैं उस दौलत की एक अकेली हकदार थी। जब तक मेरा बेटा बड़ा ना हो जाता, यही पल था जब वीरेंद्र मेरी ज़िंदगी में आया था। वीरेंद्र ने मेरे गम में मुझे सहारा दिया, मेरी तन्हाई का फ़ायदा उठाया, मेरी इज्जत, मेरी दौलत, मेरा सब कुछ लूटने की पूरी कोशिश की।
मगर उसका मकसद मोहब्बत नहीं था, उसका मकसद मेरी दौलत था। वीरेंद्र ने मुझसे शादी कर ली, मगर हकीकत में वो मेरे दिल का नहीं, मेरे बैंक अकाउंट का मालिक बनना चाहता था। मुझे पहले तो सब कुछ ठीक लगा, मेरा ख्याल रखता था, मेरे दुख दर्द को महसूस करता था, इसी तरह मेरा जीवन साथी बनने का ड्रामा करता रहा। मगर वीरेंद्र का सब्र का पैमाना भर गया था। जब उसे मालूम हुआ कि मेरी सारी दौलत मेरे बेटे के नाम है, वह एक पल में बदल गया। उसकी आंखों में जो मेरे लिए प्यार था वह अब ख़त्म हो गया था। अब वहाँ लालच था, गुस्सा था और एक साजिश थी। पहले दिन से ही वीरेंद्र मेरे बेटे को पसंद नहीं करता था, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज किया, सोचा कि शायद टाइम के साथ साथ बदल जाएगा। मगर एक दिन जब उसने मेरे वकील से मेरे दौलत के बारे में सब कुछ जान लिया तो उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। तुम्हारी दौलत तुम्हारे बेटे के नाम है? उसने सख्त शब्दों में पूछा था। मैंने धीरे से कहा, हाँ, ये मेरे पहले पति की आखिरी निशानी है और मैं उसे ये हक देने से पीछे नहीं हटूंगी। वीरेंद्र के चेहरे पर जो गुस्सा था मैं कभी नहीं भूल सकती थी। उसी दिन मैं जान गई मेरा बेटा खतरे में है। जब मेरा बच्चा छीन लिया गया, एक रात में अपने बेटे के साथ बैठी थी, वो मेरी बाहों में सो रहा था। दरवाज़ा धीरे से खुला और वीरेंद्र अंदर आया। उसकी आंखों में कोई तरस नहीं था, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ये बच्चा जिंदा रहेगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरा कलेजा दहल गया। वीरेंद्र, क्या करने जा रहे हो? मैंने ठीक किया, उसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। मेरी दुनिया उजड़ गई। उसने मेरे बेटे को जान से मार दिया और बस मैं सुन्न होकर उसे देखती रही। उसने मेरा दौलत छीन लिया और वो मुझे भी जान से मार देना चाहता था, लेकिन मैं उस बंगले से भागने में कामयाब हो गई और सारे सबूत मैं तुम्हारे हवाले कर दिया। लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं था। जो कुछ सबूत था मैंने तुमको दे दिया था और मैं अपनी जान बचाती हुई वहाँ से भाग आई। सबूत तो था लेकिन कहाँ? मुझे होश नहीं था क्योंकि मैं अपने बेटे के गम में इस तरह अंधी हो गई थी और भगवान ने आज तुम दोनों को मेरे पास भेज दिया है। आंटी की कहानी सुनकर हम दोनों के आंखों से आंसू बह रहे थे। रूपल को लगा जैसे वो उसकी माँ है, लेकिन रूपल की माँ तो जिंदा थी, लेकिन रूपल की माँ की कहानी लग रही थी। रूपल ने कहा कि माँ, पहले आप ठीक हो जाओ, हम घर चलकर बात करते हैं। मैं अपनी पत्नी रूपल और आंटी को लेकर घर आया। जब उस बैग को हमने निकाला तो हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वह वीरेंद्र को छोड़ना नहीं चाहती थी। अब ये सब सच्चाई रूपल की माँ को कैसे बताई जाती? वह तीनों वापस आकर सारी रात इस बात को सोचते रहे, आखिर अब ये खबर रूपल की माँ को कैसे पहुँचाई जाए, क्योंकि रूपल की माँ अब रूपल से बहुत नाराज़ थी, क्योंकि रूपल अपनी माँ के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी और उसने कोर्ट में साफ साफ कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, जिसकी वजह से रूपल की दौलत भी बच गई थी। रूपल के माँ के नाम भी काफ़ी सारी दौलत थी, उस पर आज वीरेंद्र राज कर रहा था और वह काफ़ी ताकतवर भी था, क्योंकि ऐसे कई अमीर विधवाओं को उसने अपने जाल में फंसाया था और उनकी दौलत हड़प कर अमीर बन गया था। और जीती जागती सबूत इस वक्त रूपल की माँ थी। लेकिन रूपल की माँ वीरेंद्र के खिलाफ कभी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वीरेंद्र से वह अंधा प्यार करने लगी थी। लेकिन वीरेंद्र को सलाखों के पीछे तो पहुंचाना ही था। तब इन तीनों ने रात भर बैठकर एक प्लान बनाया। रूपल को और आंटी को तो वीरेंद्र अच्छी तरह से पहचान सकता था, लेकिन 15 साल के बाद शायद कार्तिक को नहीं पहचान सकता था, क्योंकि कार्तिक से उसका ज़्यादा आमना सामना नहीं हुआ था और कार्तिक भी इस वक्त काफ़ी अमीर हो गया था। उसके कई होटल थे। वह नौकरी के तलाश में वीरेंद्र के बंगले तक पहुंच गया। वीरेंद्र को एक ड्राइवर की ज़रूरत थी। कार्तिक उसका ड्राइवर बन गया। अभी उसके बंगले में 10 दिन ही नौकरी की थी। उसकी नज़र रूपल की माँ पर पड़ी। आज रूपल की माँ को उसे मार्केट लेकर जाना था और यही मौका था जब कार्तिक को रूपल और आंटी के सामने रूपल की माँ को लाना था और सारी हकीकत बतानी थी। तो रूपल की माँ को मार्केट ले जाने के बजाय सीधा वह अपने घर लेकर चला आया, जहाँ रूपल को देखकर उसकी माँ घबरा गई थी, क्योंकि रूपल से मिले भी उसकी माँ को काफ़ी साल हो गया था और रूपल ने अपने शादी के बारे में भी अपनी माँ को नहीं बताया था। जब सारी हकीकत उसके सामने आई तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और उसने अपनी बेटी का साथ देने की कसम खाई। लेकिन वे तीनों अब जल्दीबाजी में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिससे वीरेंद्र को शक हो। रूपल की माँ दोबारा वीरेंद्र के साथ रहने लगी और उसने वीरेंद्र से प्रॉपर्टी के लिए मांग की। रूपल की माँ की बात सुनकर ही वीरेंद्र बिल्कुल आग बबूला हो गया था और उस पर हाथ उठा दिया। रूपल की मां ने तुरंत पुलिस को बुलवाया। अपने ऊपर किए गए अत्याचार के बारे में पुलिस को बयान दिया। वीरेंद्र ने पुलिस को खरीदने की कोशिश की। वीरेंद्र को तो बस हवालात तक पहुंचाना था। तभी कार्तिक सामने आया
और पुलिस को गवाही दी कि मैंने खुद देखा है इनको मैडम के ऊपर हाथ उठाते हुए, और ये उनकी कोई पहली पत्नी नहीं है, उनकी 3-4 पत्नियां थीं और वह सभी की सभी अभी गायब हैं। पुलिस ने ये बयान दर्ज कर लिया और वीरेंद्र को दबोच लिया गया। वीरेंद्र को जेल पहुंचा दिया गया, लेकिन वीरेंद्र कोई कमज़ोर आदमी नहीं था। वह तो अच्छे से अच्छा वकील कर सकता था और तुरंत बाहर आ जाता। लेकिन रूपल भी वकीलों की बादशाह थी। उसने कई ऐसे केस जीते थे। उसने सारे सबूत और गवाह इकट्ठे कर लिए और तारीख पर तारीख पढ़ते गए और हमारा केस स्ट्रॉन्ग होता गया। हर तारीख पर वीरेंद्र के पोल पट्टी खुलते गए, सारे सबूत उसके खिलाफ मिलते गए। अब रूपल की माँ भी अपनी बेटी की तरफ से थी। उसने भी वीरेंद्र पर कई इल्ज़ाम लगाए और सारे इल्ज़ाम सच्चे साबित हुए, और उस पर एक बच्चे के कत्ल का इल्ज़ाम भी और 3 विधवा औरतों के दौलत हड़पने का इल्ज़ाम भी था। उस पर 420 का मुकदमा दर्ज किया गया। विधवा औरतों के दौलत हड़पने का इल्ज़ाम और बच्चे के कत्ल करने के इल्ज़ाम में उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई, और ये सब हुआ था कार्तिक की वजह से। कार्तिक उन औरतों का भगवान और हीरो बन गया, और वह शायद इसी लायक था। भगवान ने उसे इसी वजह से भेजा था ताकि इन दोनों औरतों की मदद कर सके। रूपल की माँ और वीरेंद्र की दूसरी पत्नी सब कार्तिक के साथ रहते हैं। वीरेंद्र की फांसी की सज़ा हुई, लेकिन अभी उसे फांसी नहीं हुई है और न जाने कब फांसी होगी। अभी कोर्ट में केस चल रहा है। जालिम चाहे जितना जुल्म करे, एक दिन उसे अपने कर्मों की सज़ा मिल ही जाती है। और मेरी वीडियो जहाँ से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर का और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें।